हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आईएएस 2023 का जो अभी जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और एसए का पेपर हुआ है, हम उसको कवर कर रहे हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जो आईएएस जो यूपीएससी आप लोग बोलते हैं, 2023 का मेंस जीएस पेपर 3 है। जनरली जीएस पेपर 3 में पूछा जाता है इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक पूछा जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी। 4-5 सब्जेक्ट होते हैं। एक कंप्लीटली आपका 90% जो होता है ना, वो आपका करंट अफेयर्स के बेस पे होता है, और जो भी और बचता है वो स्टैटिक से रिलेटेड होता है। यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जीएस पेपर 3 है आपका। फिर से मैं बता देता हूँ, जीएस पेपर 3 है जो आईएएस 2023, जो सितंबर 17 को कंडक्ट हुआ है अभी। ठीक है, इसमें सबसे पहला अगर क्वेश्चन देखा जाएगा, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर द इंक्रीज एट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द जीडीपी, particularly MSME, comment on the present policy of the government in this regard। कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जनरली फोकस अगर किया जाए तो ये एमएसएमई जो होता है उस सेक्टर से किया जा सकता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ना कम से कम ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि हम एडजस्ट कर ले। जैसे मान लीजिए, जो इकोनॉमी है जनरली ये 3 सेक्टर में डिवाइड होती है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरेस्ट्री सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर आपका एग्रीकल्चर या फिर बोल सकते हैं रॉ मटेरियल बेस्ड होता है। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या फिर बोल सकते हो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन। और तीसरा जो होता है टेरेस्ट्री, आपका सर्विस सेक्टर होता है। यहाँ पे जो बात हो रही है आपका लेकर के बातें हो रही, कंसेंट्रेट है कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहाँ पे देख सकते हो आप मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद जब इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाया, एग्रीकल्चर से सेक्टर से शुरू किया, और कुछ ऐसी सिनेरियो बनी कि जब हम इकोनॉमिक अपनी ओपन किए 1991 में, और हमें टाइम नहीं मिला कि हम इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में क्रिएट कर सके, और हम मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर या फिर जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम जंप करके सीधे सर्विस सेक्टर में चले। मतलब प्राइमरी सेक्टर से हम जंप किए और टेरेस्ट्री सेक्टर में चले गए, इसको हम स्किप कर दिए। और हमारे यहाँ इंडिया में प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया। ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो इसमें ज़रूरी है कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनी। जैसे मेक इन इंडिया की बात करते हैं, राइट। तो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्पेशली अगर हम बात करते हैं एमएसएमई, आपके दिमाग में ऐसा क्या, मीडियम स्मॉल, ठीक है, इंटरप्राइजेस की बात करें तो आपके दिमाग में आएगा छोटी छोटी चीजें बना करके हम कैसे जो कि आगे फास्टर ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए, ये जो सेक्टर है एमएसएमई, इसमें आपको सबसे पहले ना फाइनेंस जो कि बहुत कम की जरूरत होती है, बहुत कम फाइनेंस की जरूरत होती है, थोड़ा सा। दूसरी चीज, ये एम्प्लॉयमेंट जो कि बहुत ज्यादा देती है। तीसरी चीज, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द रिमोट एरिया में ज्यादा लाती है। तो इन सारी चीजों को करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम चलाई है, उसको आपको डिस्कस करना है। प्रॉब्लम्स क्या रहे, स्कीम क्या है, बस आपको इंटरलिंक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द डिजिटलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमिक, एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ फेस इन दिस रिकॉर्ड, सजेस्ट इंप्रूवमेंट। कह रहे हैं कि स्टेटस क्या है डिजिटलाइजेशन के लिए इन इंडियन इकोनॉमी के, जो भारतीय, एक सेकंड फिर यहां से मैं डिलीट कर रहा हूं सभी रेज करके, एक सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इकोनॉमी को डिजिटलाइजेशन करना, डिजिटलाइजेशन। तो आपको सबसे पहले डिजिटलाइजेशन के बारे में बताना होगा क्या है। दूसरी चीज, इसे प्रॉब्लम क्या फेस कर रही है, जो प्रॉब्लम्स जो फेस कर रही है हमारी डिजिटल इकोनॉमी को डिजिटलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, सजेशन देना है। मान लीजिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है डिजिटल, तो आपको ये है डिजिटल इंडिया के बारे में कनेक्ट करने की कोशिश करिए। तो ये यहाँ पे ये बोला डिजिटलाइजेशन को इंडिया से टेक्नोलॉजी
को आप इकोनॉमिक्स में कैसे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि हाउ डज द ई टेक्नोलॉजी हेल्प द फार्मर इन प्रोडक्शन मार्केटिंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ये कह रहा है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 को फिर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, अलर्ट होइएगा। यहाँ पे एग्रीकल्चर को लिंक किससे किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी से। यहाँ पे क्या करा, ई टेक्नोलॉजी जैसे ई मार्केट, ठीक है, ई मंडी, आज समझ रहे, ये सारी चीजें को बात। तो आपके दिमाग में ये आएगा जो टेक्नोलॉजी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो है वो फार्मर्स के लिए कैसे बेनिफिट होगी प्रोडक्शन में, यहाँ पे फिर मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्शन, और उसके बाद मार्केटिंग में। जैसे मान लीजिए हमारे पास टेक्नोलॉजी सोलर पावर पंप है, उसका हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, इरिगेशन के लिए लेंगे। फिर इसके बाद आप बोल सकते हो जो ई पोर्टल वगैरह है, सारी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है। मार्केटिंग के लिए आप जैसे ई नैम होती है, ई नैम के बारे में आप सुने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर को लिंक्स करने की कोशिश करा, ये आप अगर फॉलो करते हैं। कुरुक्षेत्रा एक मैगजीन आती है मंथली 20-25 रुपए की, और 20 पेज 15 पेज मैक्सिमम होता है मुझे लगता है, उसको करेंगे तो आप इसको जो कि कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा ना इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि इसको एक तरफ कर दूँ, तब हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, कह रहा है स्टेट ऑब्जेक्टिव अ मेजर ऑफ द लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, डिस्कस द हाउ लैंड सेलिंग पॉलिसी ऑन द लैंड होल्डिंग कैन बी कंसीडर्ड इफेक्टिव रिफॉर्म अंडर द इकोनॉमिक क्राइटेरिया। यहाँ पे आपका लैंड रिफॉर्म के बारे में पूछ रहा है, और ये कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्या था, मेजर्स और ऑब्जेक्टिव लैंड रिफॉर्म के लिए, और कंसीडर इफेक्टिव, ये कैसे जो है कि इफेक्टिवनेस होगी कि मतलब इकोनॉमिक के लिए। जैसे मान लीजिए लैंड रिफॉर्म चला, और लैंड रिफॉर्म कुछ समय तक सक्सेसफुल रहा है, कुछ एरिया में नहीं सक्सेस हुआ, लेकिन ये तो अलग बात है। लेकिन दूसरी जो प्रॉब्लम्स निकल करके आ रही है, पॉपुलेशन का बढ़ना, और दूसरी तो लैंड एरिया का, लैंड होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज होना, ये काफी कॉन्ट्राडिक्शनरी लग रहा था। इसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, ये सारी चीजें इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इसमें कह रहा है इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये बोला है टेक्नोलॉजी से लेकर के है, एक सेकेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हम करते हैं जैसे चैट जीपीटी है, इसके बारे में तो यह हमें पता होना चाहिए। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोल रहा है हाउ डज दैट हेल्प द क्लिनिकल डायग्नोस। आर्टिफिशियल के बारे में लिखिए, फिर उसके बाद आप मेडिकल हेल्थ में इसका यूज कैसे है इसके बारे में बता दीजिए। एक देखिए 2 सवाल बन गए, पहली बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, फिर उसका मेडिकल में इसका यूज कैसे है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का ही 5 का ही पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया। फिर उसके बाद ये कह रहा है परसीव्ड एनी थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इन यूज ऑफ आर्टिफिशियल हेल्थ केयर। आप इस बात से सहमत हो कि प्राइवेसी को ये थ्रेट्स हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप मेडिकल में आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का यूज करते हैं तो, ठीक है। इसमें मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है डिस्कस द सेवरल वे इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन हेल्प द मीटिंग एक्यूरेट फ्यूल शॉर्टेज। ये कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, एक सेकंड मैं आपको अभी बता रहा हूं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम कैसे फ्यूल में यूज कर सकते हैं, बात समझ रहे हो आप। तो इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या है शॉर्टेज, जो फ्यूल शॉर्टेज है उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम कैसे हेल्प करके जो फ्यूल को वो फुलफिल कर सकते हैं जो रिक्वायरमेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात जो की जा रही है, क्वेश्चन नंबर 7 में की है द डैम फेलियर
बांधों की विफलता, डैम मतलब बांध हो गया, डैम फेलियर इज ऑलवेज कैटास्ट्रॉफी स्पेशली इन द डाउन स्ट्रीम साइड, अ रिजल्ट colossal loss of the life, the property. Analyze the various causes of the dam failure given two example in the dam failure. ये आप देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है जीएस पेपर 3 में है। अब एक आ रहा डैम। डैम जो बनाए जाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, कई रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन ये भी होता है कि जहाँ पे बनाए जाते हैं वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं हो पाती, वो डैम में प्रॉपर पानी हो। दूसरी ये भी चीज़, अगर बना भी दिए जाते हैं तो उनकी जो कैपेसिटी होती है ज़्यादा होल्ड रहती है, लाइफ नहीं होती, डैम टूट जाता है, जान माल की क्षति होती है। तो इसको लेकर के आपको इंटरकनेक्ट करना डिजास्टर मैनेजमेंट से। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, तो व्हाट इज द ऑयल पोल्यूशन, नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें पूछ रहा है आपका कि ऑयल पोल्यूशन क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें ये पूछ रहा है ऑयल पोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। पहला ये हो गया पार्ट। फिर दूसरा ये कह रहा है कि इम्पैक्ट ऑन द मराइन इकोसिस्टम, इसका जो है कि इम्पैक्ट कहाँ होगा, इम्पैक्ट के बारे में पूछा गया। जाओ मराइन इकोसिस्टम पे, ये दूसरा पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। फिर उसके बाद इन द व्हाट वे इज द ऑयल पोल्यूशन पर्टिकुलरली हार्म द फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, एक कैसे किसी कंट्री के लिए हार्मफुल हो सकता है, ऑयल स्प्लिट के बारे में आप बात कर लीजिए। जो टैंकर वगैरह होती हैं समुद्र से लेकर के तेल आती है, कुछ जगह टकरा जाती हैं और ऑयल जो कि लीकेज करने लगता है, तो वहां पे क्या है एक अलग तरीके के पोल्यूशन होता है और इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस होता है ओशन मैरीटाइम में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर किसी कंट्री के पास होते हैं तो वहां की मैरीटाइम इकोसिस्टम कैसे इम्पैक्ट करेगा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। ये भी करंट से है क्योंकि पिछले साल या पिछले कुछ महीने पहले जो है कि इस तरह के इंसिडेंट इंडियन ओशन में देखने को मिला था। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे लाता हूँ आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 में बात कर रहे हैं कि वेनिंग द हार्ट एंड द माइंड टेररिज्म इफेक्ट। ये देखिए आपका टॉपिक जो है कि इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर के है, ठीक है, टेररिज्म और एरिया द एसेंशियल स्टेप इन द रिस्टोर द ट्रस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिस्कस। यहाँ पे देखिए हार्ट बीट टेररिज्म मेजर एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट इन दिस कॉन्सेप्ट द पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जम्मू कश्मीर में। आप देखिए ये भी पूरी तरह से आपका स्टैटिक्स पार्ट पे डिपेंड करता है। जम्मू एंड कश्मीर में हम 2019 में स्पेशल स्टेटस हटा करके जो 370 आर्टिकल में दिया था, अब इसको जो कि 2 यूनिटी में जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटी में डिवाइड कर दिया, यूनियन टेरिटरी। एक जम्मू एंड कश्मीर खुद बना, एक लद्दाख बना। सबसे पहले जो इसमें एक्सक्यूज दिया गया क्वेश्चंस कि हम जो कि यहाँ पे पीस लाना चाहते हैं, तो इस यहाँ पे लेकर के माइंडसेट की करने के मतलब ये है कि आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक वहाँ के सिटीजन्स का आप दिल नहीं जीतेंगे किसी भी एरिया का, तब तक ये पॉसिबल नहीं कि आप वहाँ पे पीस इस्टेब्लिश कर पाए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं द यूज ऑफ द अनमैन्ड एरियल व्हीकल बाय द आवर adversary क्रॉस द बॉर्डर टू फेरी द आर्म एम्यूनिटी ड्रग्स द सीरियस हर्ट इन द इंटरनल सिक्योरिटी। कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी का यूज है, यहाँ पे फिर से मैं मेंशन कर रहा हूं, जो टेक्नोलॉजी का देखिए 2 तरह से यूज कर सकते हैं। एक मिसयूज कर सकते हो, एक यूज कर सकते हो ह्यूमैनिटी के लिए। अगर मान लीजिए आप मिसयूज करते हैं, जैसे मान लीजिए अनमैन्ड व्हीकल जो होता है, तो इसका क्या कोई आदमी नहीं होता, ये एक तरह का रोबोट बोल सकते हो। आपकी ये होता है ना ड्रोन जैसी चीजें होती, वो ला के कर दीजिए। उसका टेरर यूज या फिर किसी की थ्रेट्स के लिए आप अगर यूज करते हैं तो कितना खतरनाक होता है, लेकिन अगर हम इसका भलाई के लिए करें तो अलग होगा। तो इस चीज को लेकर के बोल रहे हैं कि व्हीकल एडवर्टाइजिंग ऑफ द बॉर्डर, जो जम्मू कश्मीर में मोस्टली देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि मोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट से देखिए रिलेटेड है ये इसमें, ठीक है, स्ट्रक्चरल इन द नेचर, एग्जामिन द मेथड टू अडॉप्ट। यहाँ बोला है सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप
डिफिनेशन देंगे ऑन एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ऑन एम्प्लॉयमेंट के बारे में, पहला चीज। दूसरा आप क्या करेंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट में स्ट्रक्चरल, जो इंडिया में देखा जाए, इंडिया में स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल का मतलब टाइप्स ऑफ द, जो अनएम्प्लॉय, पहले बार अनएम्प्लॉयमेंट का डिफिनेशन, फिर उसका टाइप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो उनमें से जो स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, फिर लाके स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्क्राइब करिए। फिर इसके बाद क्या है, द कंट्री सजेस्ट इंप्रूवमेंट, और इस पे आप सजेशन दीजिए कि कैसे हम इंप्रूव करते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चरल जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 अब हम देखेंगे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन बिटवीन केयर इकोनॉमिक एंड द मोनेटाइज इकोनॉमिक। कह रहे हैं कि आप डिफरेंसेस करिए, डिफरेंसेस किसमें किसमें करना है आपको, केयर इकोनॉमिक, केयर इकोनॉमी पहली चीज। दूसरी बात मोनेटाइज इकोनॉमी, मोनेटाइज इकोनॉमी, इकोनॉमिक के बारे में आप इनको जो है कि क्या डिस्टिंग्विश करिए, क्या डिफरेंसेस है। पहला ये पार्ट बन गया। अब दूसरा पार्ट में क्या आते हैं देखिएगा, कह रहे हैं कि हाउ कैन केयर इकोनॉमिक ब्रॉड इनटू मोनेटाइज इकोनॉमिक थ्रू द वुमेन एम्पावरमेंट। अब देखिए वुमेन्स एम्पावरमेंट को ला करके आप ये कह रहे हैं कि केयर इकोनॉमिक को आप कैसे मोनेटाइज इकोनॉमिक में इंक्लूड कर सकते हो। सबसे पहले हमें तो केयर इकोनॉमिक के बारे में पता है ना, तो हम इसमें ट्रांसफर करके और वुमेन्स को एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन अपलिफ्टमेंट और इकोनॉमिक, केयर इकोनॉमिक, मोनेटाइज इकोनॉमिक के बारे में पता होना चाहिए। ये तीन डायग्राम को ला करके इंटरकनेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, फिर यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन द चेंज क्रॉपिंग पैटर्न। पहला क्या पार्ट है, पार्ट ये है। क्वेश्चन नंबर क्या है 13, क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें कह रहा है कि पहले क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न, पैटर्न क्या है इसके बारे में, इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चेंज है, कंजम्पशन पैटर्न एंड द मार्केटिंग कंडीशन। फिर उसके बाद कंजम्पशन पैटर्न आप पता होना चाहिए, प्लस ये पता होना चाहिए मार्केटिंग कंडीशन क्या है, मार्केटिंग कंडीशन। अब क्रॉपिंग पैटर्न पहले पता लीजिए, फिर उसके बाद कंजम्पशन क्या है। क्रॉप्स तो उसी का ना कल्टीवेटेड फार्मर करेगा जिसका कंजम्पशन ज्यादा है, लेकिन ये भी चीज है कि कंजम्पशन जिस चीज का है आप उसको चेंज करिए। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि मोटा अनाज, जो मिलेट ईयर ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द है जो ग्रेन का, ये मिलेट है, ठीक है, 2023। तो इसमें क्या है कि ये बात कही जा रही है कि लोगों का ना जो फूड पैटर्न है या कंजम्पशन पैटर्न है, फूड हैबिट है, इसको कहीं ना कहीं चेंज किया जाए। जैसे जनरली लोग क्या प्रेफर करते हैं, चावल और व्हीट की प्रेफर करते हैं। बहुत कम जो यंग जनरेशन है बहुत कम लाइक करती है किसकी, जो मोटे अनाज होते हैं जैसे ज्वार बाजरा मक्का होता है इनका। लेकिन अगर उसी को आप प्रोसेसर करके आप अलग फॉर्म में बनाए, जैसे ओट्स जौ होता है, दूसरी चीज मक्का कॉर्न होता है, पॉपकॉर्न होता है, बात समझ रहे हो, दलिया होती है, आप इसमें करिए, बात समझ रहे हो। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न कंजम्पशन पैटर्न पे डिपेंडेंस है, इंटरलिंक है। अब ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है कंजम्पशन पैटर्न है एक लिंक है, और इसको मार्केट में कैसे चेंज किया जाए। क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने से पहले हमें एक मार्केट बनाना होगा कि नहीं, हाँ भाई ये चीज बेनिफिट है, इसको आप कंज्यूम करिए। आप देखते होंगे आलू की सब्जी बन जाए तो लोग नहीं खाते हैं, लेकिन आलू का जो चिप्स है, फिंगर वो होता है ना, शायद कोई पोटैटो का आलू का वो होता है, फास्ट फूड में होता है, उसको फ्राई करके फिंगर चिप्स ऐसे कुछ होता है, उसको लोग खा। कहने का मतलब ये मार्केटिंग, कंजम्पशन और एग्रीकल्चर कैसे ये पिरामिड में आप लिंक कर पाते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कह रहा व्हाट आर द डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड टू फार्मर। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, पहले बात हमें ये सब्सिडी के बारे में पता होना चाहिए, सब्सिडी क्या, फिर इसे टाइप कितनी है, एक है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है। इसके बाद आप समझ लीजिए इन इंडिया डिस्कस द इशू राइज्ड बाय द WTO।
अब जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, स्पेशली जो डायरेक्ट है, ठीक है, और इनडायरेक्ट दोनों में कहीं ना कहीं WTO में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लोग बातें करते हैं, जो इंडिया के अगेंस्ट में। जैसे इनडायरेक्ट क्या है, जैसे फर्टिलाइजर है, उसके बाद WTO का जो बॉक्स है, बॉक्स एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, जो सब्सिडी के अंतर्गत परमिशन दी जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसमें WTO का कॉन्सेप्ट क्या क्या इशू है, गवर्नमेंट जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी देती है फार्मर्स को, क्या दिक्कत है उसमें, उस चीज को ला करके आप बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है दैट एडॉप्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रैपिडली ग्रोथ वर्ल्ड वाइड। पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पहले पता होना चाहिए, और इसको एडॉप्ट किया जा रहा वर्ल्ड वाइड, तो इसके पीछे रीजन क्या है? पहली चीज, हाउ डज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंट्रीब्यूट रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन, और ये कैसे हेल्प करेगा डिक्रीज करने के लिए कार्बन, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है उसको। फिर इसके बाद आएगा की बेनिफिट दे ऑफर द कंपेयर टू ट्रेडिशनल इंजन, और ये कैसे बेनिफिट होगा जो ट्रेडिशनल इंजन से लेकर के मॉडर्न इंजन के कॉन्सेप्ट पे है। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे हम चलेंगे, नेक्स्ट पे अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। ये क्या कह रहा है 16 कि व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ द इंडियन थर्ड मानसून, ठीक है, थर्ड मून मिशन विच कुड नॉट बी अचीव इन द अर्ली मिशन। जैसे अब यहाँ पे मून मिशन के बारे में हम देखते हैं, एकदम लास्ट स्टेज पे हैं, हमने मून मिशन, मून मिशन, हो सकता है कि मून में आप कंफ्यूज हो जाए, चंद्रयान 1 2 3, समझे कितना करंट अपडेटेड है, समझ रहे हो आप? अभी जो कि अगस्त 23 को शायद जो कि लैंड कर रखा था, जुलाई में छोड़ा गया था, 30-40 दिन लगा था वहां पे पहुंचने के लिए, कितना अपडेटेड पूछा। अब ये कह रहा है कि जो पहला दूसरा थे, ये तीसरा कैसे डिफरेंट है, क्या हमने एडवांस किया कि हम वहां पे सक्सेस पाए। पहला पार्ट है क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है ये का लिस्ट कंट्री, कह रहा है कि उन कंट्री का लिस्ट बनाइए जो चंद्रयान पे इंट्रोड्यूस सबसिस्टम इन द स्पेसक्राफ्ट लॉन्च एग्जांपल द रोड वर्चुअल लॉन्च व्हीकल कंट्रोल सेंटर विक्रमा से। और इस बात को लेकर के सारा भाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि कितना अपडेट रहने की जरूरत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर जो 17 है ये क्या कह रहा है इसके बारे में देख लीजिए। 17 कह रहा है कि कमेंट द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम में आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है। इज दैट क्लियर? इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में बात, इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेम ऑफ द फ्यू वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट रामसर साइट। पता है 1971 में रामसर ईरान एक प्लेस है, वहां पे एक बना हुआ है जो वेटलैंड के बारे में बात करता है। प्रोटेक्शन के लिए वेटलैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू नो अबाउट द वेटलैंड। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, बात समझ रहे हो? तो ये चीजें हो गई। आप देखिए सभी कितना इंपॉर्टेंस है और कितना अपडेटेड। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आप एक बार अपना बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आप एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके अगर 12 तक कम से कम 5 बार अगर पढ़ लेते हैं 5 महीने में, ठीक है, प्लस आप रेफरेंस बुक एक बार कर लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी इसको आप रिवीजन पे लीजिए, और न्यूज़पेपर द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, ये मस्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे का। इसको आप करते हैं, आपको अगर सिलेबस नहीं बचता है इसको कवर करिए। आपका सारे जो मैंने कहा ना कि जीएस पेपर जो 4 हैं, इनका 80 से लेकर के 90% आप सिलेबस कवर कर सकते हो। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 18 बोला है आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज प्रिडिक्ट ग्लोबल सी लेवल राइज जब 2100 आएगा, ठीक है, अभी 2023 चल रहा है, फिर जब ये पूरा हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा उसका जो कि ओशन वाटर को लेवल को देखने को मिलेगा, राइज हो करेगा। वे कह रहा है इंडिया एंड द कंट्री इंडियन ओशन के रीजन में कॉन्टेक्स्ट में क्या डिजास्टर हो सकता है। इंडियन ओशन वाटर बढ़ेगा, जो कोस्टल एरिया होते हैं
वो जो कि समर होगा। तो इसके लिए इसकी रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हाट इज द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज ऑफ बीइंग फेसिंग बाय द इंडिया। इंडिया जो कि आंतरिक सुरक्षा के बारे में कैसे क्या चैलेंजेस फेल जो कि फेस कर रहा है, जैसे रेड कॉरिडोर, लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरिया, ईस्टर्न इंडिया की जो बात करते हैं, जो नक्सलवाद की बात करते हैं, ठीक, आतंकवाद नहीं, नक्सलवाद जो हमारे डोमेस्टिक एरिया में पड़ जाते हैं, ठीक है, बहुत से इंसिडेंट होते रहते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में कंट्री। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 20 ये है कि ये कह रहा गिव आउट द मेजर सोर्स ऑफ द टेरर फंडिंग इन इंडिया। कह रहा है कि मेजर सोर्स ऑफ द इंडियन जो टेरर है उनको फंडिंग कहां से होती है। इफेक्ट बिंग द मेड द कर्टेल द दिस सोर्स, फिर उसके बाद लाइट ऑफ दिस ये आल्सो डिस्कस द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हेल्ड न्यू दिल्ली। आप समझिए कितना अपडेटेड है। आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर, सारी चीज़ों को आप कैसे कितना बेहतरीन तरीके से इंटरकनेक्ट कर पाते हैं। और कोई ये जरूरी नहीं होता है कि आपको ज्योग्राफी का पेपर ज्योग्राफी में ही करना है, ले करके जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जो कि डायमेंशन को कवर करिए। मेरा मानना है कि अगर किसी टॉपिक पे आपके पास 5 पंचिंग पॉइंट है, यू कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जो जीएस पेपर 1, 2, 3 होते हैं एंड द 4th जो होता है इसमें मार्क्स कम आते हैं थोड़े से, जनरली वही आपका 100 के ऑन एन एवरेज होते हैं। 500 लाने में पसीना छूट जाता है लोगों का। जो स्कोर करना होता है ऐसे, और उसके बाद आपका ऑप्शनल एंड पर्सनालिटी टेस्ट में आप ज़्यादा फोकस करिए, उसमें जो कि ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमारा जीएस पेपर 3 मेंस 2023 का था। और तब तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।